ठीक है, चलिए तो हम एंजाइम पढ़ रहे थे, बायो कैटलिस्ट कर रहे थे ना। तो देखो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमें स्टार्ट करना है बायो कैटलिस्ट के बारे में, मतलब आप एंजाइम्स की बात करना है। ठीक है, चलिए तो देखो बायो कैटलिस्ट क्या होता है। देखो, बायो कैटलिस्ट आर मोस्टली प्रोटीन कहते हैं इसको, प्रोटीन्स which catalyzes the chemical reaction and alter its rate without any, या ऐसे कर सकते देखो इसको, without getting utilized. देखो एंजाइम्स क्या होते हैं, देखो ये मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं, एक आध एक्सेप्शन यहां पर होता है, which catalyzes the chemical reaction and alter its rate of chemical reaction कहते हैं, without getting utilized. वो खुद उसमें यूटिलाइज नहीं होता है ना। जैसे देखिए मैं क्या बोल रहा हूं इसमें, जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा एक सबस्ट्रेट, मान लो हमने ए लिखा हुआ है ना, ये सबस्ट्रेट ए है, ठीक है, या मैं कहूं ए प्लस बी, मान लो ये दो सबस्ट्रेट है, देखो ये दो सबस्ट्रेट है, और यहां पर एक एंजाइम आप ई यूज कर रहे हैं, देखिए एंजाइम ई यूज हो रहा है ये, और ये सी बन गया देखो, और सी भी ये एक प्रोडक्ट है मान लो। तो कहते हैं केमिकल रिएक्शन के बाद जो एंजाइम होता है, अगर मान लो एंजाइम वहां पर 1 मोलर कंसंट्रेशन आप ले रहे हैं, 1 मोल एंजाइम यूज कर रहे हैं आप, तो यहां भी एंजाइम का 1 मोल अवेलेबल है। तो एंजाइम के क्वालिटी में और क्वांटिटी में किसी तरह का चेंज नहीं आता, ना उसका स्ट्रक्चरल चेंज होता है, ना ही उसका, आप कह सकते हैं जो उसका क्वांटिटी है वो भी अनचेंज रहता है। देखो, तो देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड द अमाउंट ऑफ एंजाइम जैसा पहले था वैसा बाद में, मतलब रिएक्शन में जैसा डाला गया था, रिएक्शन के एंड के बाद भी एंजाइम उसी फॉर्म में रहता है। तो एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होता, विदाउट बीइंग यूटिलाइज्ड इट चेंजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं इसको। यस, क्वालिटी भी वही है, देखो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एंजाइम, quality and quantity of enzyme remain unchanged after the completion of chemical reaction कहता है। ये देखिए, बिल्कुल क्वांटिटी क्वालिटी भी है, क्वांटिटी भी है, वो सब एज सच वैसा ही रहता है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आता। समझ में आ गया बच्चों? तो एंजाइम का काम कैटेलाइज करना होता है। देखो, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करे। बायो कैटलिस्ट मतलब क्या हो? कैटलिस्ट मतलब एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम
इनऑर्गेनिक भी होता है, ऑर्गेनिक भी होता है ना। तो जो बायोलॉजिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करे उसी को बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए ठीक है। अब देखो यहां पर कोई तो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होता एंजाइम के स्ट्रक्चर में। एंजाइम के देखो, एंजाइम के स्ट्रक्चर में, एंजाइम के क्वालिटी में, एंजाइम के क्वांटिटी में किसी तरह का चेंज नहीं आता। जैसा वो, अगर आपने एंजाइम को रिएक्शन के पहले डाला है देखो, तो एंजाइम रिएक्शन के बाद भी एंजाइम उसी फॉर्म में मिलेगा। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक बच्चों? ठीक है। अब देखो, अब यहां देखिए, हमने कहा कि मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। देखो, एंजाइम्स जो होते हैं ये मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अभी बता रहा हूं, वहीं पे आ रहा, रुक जाओ। देखो, और ये मिटा दो इसका। अच्छा, रब नहीं करना है। और देखो, इसके बाद याद रखिएगा कि जो एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स डिक्रीजेस द amount of activation energy। ये सेकंड पॉइंट है। देखो, एंजाइम्स क्या करता है, डिक्रीज कर देता है अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता है क्या होता है? ये एक तरह का एनर्जी है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जितना, देखो, जिस केमिकल रिएक्शन, जिस सबस्ट्रेट का ये एनर्जी जितना कम होता है उतना फास्ट आपका केमिकल रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। अभी मैं डायग्राम में बताता हूं आपको। देखो, decreases the amount of activation energy and hence increase the rate of chemical reaction कहते हैं, and hence increase the rate of क्या बताओ, केमिकल रिएक्शन। बेटा अभी आ रहा हूं, क्यों अपना अभी किडनी यूज कर रहे हो? लेट मी कंप्लीट। अभी मैं वही बताने, वही उसी पे आ रहा हूं, रुक जाओ। जैसे देखो, अब मिटा दूं इसको, लिख लिया सबने इसको? देखो, जैसे मान लो आप एक ग्राफ ऐसे प्लॉट कर रहे हैं, ये ग्राफ आपने लिया हुआ, देखो पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ, देखो यहां पर, और यहां पे आपने टाइम ऐसे लिखा हुआ। ये ग्राफ एनसीईआरटी में देखो लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है कि एंजाइम्स डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड हेंस इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये तो अलग पॉइंट था कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी। देखो, quality and quantity of enzyme remain unchanged after the completion of chemical reaction।
और आपके एनसीईआरटी में देखिए ग्राफ बना हुआ है ये, और वो ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी और टाइम के बीच का ग्राफ है। देखिए देखना उस ग्राफ में यहां क्या लिखा हुआ है बताओ, एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है जल्दी बताओ। एनसीईआरटी में एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, देखो एक बार वहां पर, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है चलिए लिख लो ऐसे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और इधर देखो लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अब देखो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन अब 1 सेकंड पे लिखे हैं, 2 सेकंड पे लिखे हैं, रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, तो टाइम भी लिख सकते हैं आप, बट ज्यादा बढ़िया है आप प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिख के इसको, आप प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिख लो इसको, है ना दोस्तों। और देखो ऐसे बना हुआ देखिए, इसी तरह का ग्राफ बना हुआ है ना, मुझे ग्राफ नीचे ऐसा बना हुआ मेरे ख्याल से, है ना। एक ग्राफ ऐसा बना हुआ देखो, और एक ग्राफ इसमें ऐसा भी होगा देखिए, अभी ग्राफ ग्राफ का मीनिंग बता रहा हूं, रुक जाओ ना। देखो एक ग्राफ तो यूं दिखाया गया देखिए ऐसे, और एक ग्राफ को ऐसे दिखाया गया, और यहां पर ऐसे दिखाया गया देखो। जैसे मान लो यहां पे आपने रखा है, मान लो ये हमारा सबस्ट्रेट है, मान लो ए प्लस बी हमने यहाँ पे सबस्ट्रेट लिया है, और ये सी देखो यहाँ पे क्या होता है, ये मान लो प्रोडक्ट है। ठीक है, दो रिएक्शन है देखिए, और ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, और अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, देखिए दो जगह देखो, एक ये वाला पॉइंट है देखो यहां पर, ये भी एक ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी है,
देखो अब समझो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। और ये देखिए, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये है, देखो इस पॉइंट को क्या कह सकते हैं, देखो ये सबस्ट्रेट का फ्री एनर्जी है, देखिए यहां पर इस पॉइंट पे, या सबस्ट्रेट का ये पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, देखो इस बार इस पॉइंट पे देखो। अब देखो रिएक्शन दो है, ये एक रिएक्शन 1 है और एक देखो दूसरा रिएक्शन ये 2 है। 1 इज विदाउट एंजाइम कहते हैं और सेकंड देखो विद एंजाइम कहते हैं। देखो दो रिएक्शन है यहां पर, देखिए। हाँ ग्राफ फिर से बताता हूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए पहले भी सही था, ये लो सर। चलिए देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये ग्राफ लिया गया है पोटेंशियल एनर्जी और ये लिखा गया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मान लो ये सबस्ट्रेट था इस पॉइंट पे, ए प्लस बी लिखा हुआ देखो सबस्ट्रेट का, और ये सबस्ट्रेट का यहाँ पर फ्री एनर्जी लिखा हुआ देखो, ये फ्री एनर्जी भी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है इसको। और आप ये जो फर्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं देखो विदाउट एंजाइम और सेकंड विद एंजाइम कहते हैं। और देखो जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो होता क्या है, ये जो होता है देखो ए जो कहते हैं ये होता है इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी एंड द फ्री एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट कहा जाता है देखो। अभी रुक जाओ, मैं पहले समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि फर्स्ट रिएक्शन में हमने एंजाइम यूज नहीं किया और सेकंड रिएक्शन में एंजाइम को यूज किया गया है, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या बताओ, इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी एंड द डिफरेंस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी कहा जाता है देखो। E इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इस रिएक्शन में हमने एंजाइम यूज किया है, ठीक है, इस रिएक्शन में हमने एंजाइम यूज किया है। और आपके एनसीईआरटी के लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ देखो, जो फर्स्ट पेज का लास्ट पैराग्राफ है जहां पे एंजाइम एनर्जी के बारे में बताया गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, ये होता है डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी। देखो ये है ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी, ठीक है, जहां पर देखो जो ए और ऐसे देखो बी ऐसे बन गया, देखते हैं पहले यहाँ पे ए प्लस बी था देखो, और इस पॉइंट पे अब ए और बी के बीच में पार्शियल एक लिंकेज बना हुआ है। ए और बी के बीच का एक केमिकल इस तरह का चेंज हुआ है कि अब ए बी एक दूसरे से रिएक्ट करने के कंडीशन में आ चुके हैं देखो, उसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी कहा जाता है देखो। देखो ए प्लस बी यहाँ क्या हो गया, ये हो गया ए और एक पार्शियल बॉन्ड देखो ऐसे, ये टेम्पररी देखो एक तरह का रीअरेंजमेंट हो रहा है देखो एटम्स का यहाँ पर। तो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, डिफरेंस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी माइनस फ्री एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। अब मुझे बताइए आप, फर्स्ट रिएक्शन में विदाउट एंजाइम जो देखो तो आपका ए देखिए यहां से यहां तक, ये पहले रिएक्शन का ये क्या हो गया AE1, ये देखिए ये मान लो AE1 है, और ये देखो यहां पर ये क्या हो गया, इसे कह दिया हमने AE2।
जब इंजाइम यूज कर रहे हैं आप, तो मुझे बताओ, जो डेल्टा एई होता है, डेल्टा एई, चेंज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, वो क्या हो गया? AE1 माइनस AE2। देखो ये चेंज हुआ है, देखिए यहां से यहां तक। हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जिस रिएक्शन में एंजाइम यूज नहीं हुआ था, उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा बड़ा था, और जिस रिएक्शन में आपने एंजाइम यूज कर लिया, उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया? वो कम हो गया। बिल्कुल सही बात है। जो कम एलिवेटेड है वो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे यही मतलब क्या हो गया? चेंज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ना। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? नहीं, ट्रांजिशन स्टेट में कहते हैं वो एक पार्शियल फेज होता है जहां सबस्ट्रेट अब प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहा है। देखो पहले ए प्लस बी अलग अलग था ना, दो सबस्ट्रेट थे ए और बी। अब इनके बीच में एक पार्शियल, अब कहते हैं ए और बी आपस में नजदीक आ रहे हैं, इनके मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन करते हैं। देखो ये बताओ, कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होता है? जब सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं। तो इस पॉइंट पे अब दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं बताओ? मैक्सिमम कोलिजन वाले फेज में आ चुके हैं, और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की तरफ जा रहा है। देखो अभी तो ट्रांजिशन स्टेट में कहते हैं सबस्ट्रेट की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अब कोलिजन वाले फेज में आ चुके हैं। देखो वो अब एक दूसरे से टकराएंगे, और टकराएगा तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या होगा बताओ, क्या बोलेंगे? वो क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी इज द difference of energy of transition state and the free energy of substrate molecule। सबने लिख लिया, उसका डेफिनेशन लिख लिया सबने कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? डिफरेंस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी एंड द फ्री एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितना जल्दी आपका, जितना कम हो जाएगा, उतना आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। देखो पहले ये यहां से यहां तक जा रहा था, देखो नीचे आ रहा था, अब यहीं से नीचे आ जाएगा। देखो ये समझ में आ गया? और देखो ये भी याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा कि ये जो केमिकल रिएक्शन होता है, देखो ये जो आप सी देख रहे हो, ये एक तरह का, आपने पढ़ा होगा ना, एक रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक आप जानते हैं, एक को एक्सोथर्मिक कहते हैं। अब यहां देखो, जैसे मान लो ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है? ये जो ग्राफ बना हुआ है ये किसका रिएक्शन है बताओ? ये किस तरह का ग्राफ है? क्योंकि देखो, जो सबस्ट्रेट का एनर्जी है, सबस्ट्रेट का जो एनर्जी है, ये ज्यादा है किससे बताओ? प्रोडक्ट की एनर्जी से। देखिए तो ये एक क्या हो गया बताओ? इस तरह का ग्राफ जो बनेगा, क्या बोलेंगे इसको? ये ग्राफ किसका है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। सही समझ में आ रहा है सबको ये? इस ग्राफ में देखिए आप, सबस्ट्रेट का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो प्रोडक्ट के पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें हीट लिबरेट होगा, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ बनेगा। क्लियर? अब अगर मान लो, इधर मिटा दो इसको बच्चों। अब
यस, हीट विल बी रिलीज्ड, तभी तो प्रोडक्ट एनर्जी कम होगा। ओके, ये इधर मिटा रहा हूं, देखो एक और ग्राफ बनाऊंगा मैं भी, देखिए यहाँ पे। अगर मान लो ग्राफ ऐसा होता, देखिए देखो यहाँ पे A प्लस बी लिखा हुआ है और यहाँ C लिखा हुआ है। ये क्या है इसका ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी है, देखो ये। तो इसमें देखिए आप, इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें देखिए आप जो प्रोडक्ट का एनर्जी है, ये प्रोडक्ट है देखो, और ये क्या बताओ सबस्ट्रेट है। तो इसमें देखिए प्रोडक्ट का जो एनर्जी है वो सबस्ट्रेट से ज्यादा है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आ गया सबको? हाँ जी, इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सॉरी ये सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोलेंगे बताओ इसको? इसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। इसमें देखिए आप प्रोडक्ट का जो एनर्जी है वो सबस्ट्रेट से क्या बताओ ज्यादा है। तो देखो जो ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी है वो हमेशा ज्यादा होता है ना, हीट विल बी एब्जॉर्ब, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो सिस्टम से एनर्जी को लिया जाएगा, तभी तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा होगा। समझ में आ गया बच्चों? तो कहते हैं कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, चाहे वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, चाहे वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है चाहे नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है ना। ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी जब भी कहेंगे आप, ये जो वैल्यू होता है इसका, ये हमेशा आपके सबस्ट्रेट के फ्री एनर्जी से क्या होता है बताओ ज्यादा होता है। स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जो जो रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड करे। अच्छा बताओ, जैसे आप एक पत्थर को एक स्लोप पे मूव करा रहे हो, एक एक बॉल लिया आपने और एक स्लोप पे रख दिया उसको आपने ऊपर से, वो अपने आप नीचे की तरफ आएगा, देखो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जैसे अगर आप बर्फ को छोड़ दें रूम टेम्परेचर पे, वो मेल्ट करेगा। अगर आप बर्फ को छोड़ दें रूम टेम्परेचर पे, वो क्या होगा मेल्ट होगा। वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ ना। लेकिन अगर आपको पानी गर्म करना है तो वो स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा ना। अगर आपको पानी को गर्म करना है, बिल्कुल होता है। अच्छा बताओ, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसको आप जैसे दो चीज को मिलाया अपने अपने आप रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, बट कई रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए आपको हीट देना होता है उसमें। तो जो रिएक्शन खुद प्रोसीड करे वो स्पॉन्टेनियस है, और और जिसे कराने के लिए आपकी जरूरत हो, जिसमें एक एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत पड़ जाए, वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस वाला पार्ट हो जाता है। चलिए ठीक है, अब बाकी ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है वो आपको अच्छे से पता है, मुझे जितना बता था मैंने बता दिया आपको। और एनसीईआरटी का इंजाइम चैप्टर का जो पहला पैराग्राफ है ना, उसमें ये सब समझाया गया है, देखिएगा अच्छे से आप पढ़ना उसको। एनसीईआरटी का इंजाइम वाले चैप्टर का जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसमें भी ये सब समझाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। समझ में आ गया बच्चों? चलिए ठीक है, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप थर्मोडायनेमिक्स ये सब पढ़ चुके हैं। बाकी एक बार आप एनसीईआरटी भी जरूर पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी का वो जो डायग्राम यहाँ बना, वो ग्राफ जहां बना हुआ है, उस ग्राफ का जो पहला पैराग्राफ है उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों? अब इंथैल्पी क्या है, इंट्रोपी क्या है, एस
वो डेल्टा जी, डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एस पढ़ते हैं आप, वो सब आप केमिस्ट्री वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। रेंडमनेस पढ़ चुके हो आप, इंथैल्पी क्या है, इंट्रोपी क्या है, तो सब कुछ आपकी बॉडी में भी सब कुछ अप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए ओके। तो ये ग्राफ समझ में आ गया सबको, अब मैं इसको मिटा सकता हूं। होपफुली सभी बच्चे को ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब देखो, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। हाउ एंजाइम वर्क, देखो तो इसमें एक जो एक्सेप्टेड थ्योरी है, देखो ये दिस टर्म कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी कहते हैं। देखो देखिए, एक थ्योरी है, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। एक साइंटिस्ट का नाम देखो इसमें आता है कॉसवेंट करके। इसने प्रपोज किया था ये थ्योरी, देखो इसको इंड्यूस्ड फिट थ्योरी कहते हैं। ये क्या है देखिए, देखो जैसे मान लो, जैसे मान लिया जाए ये एक एंजाइम का मॉलिक्यूल है, ये एक एंजाइम मॉलिक्यूल है, और इसका ये एक एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट वो होता है जहां पे सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है। जैसे मान लो ये एक एंजाइम का स्ट्रक्चर है ना, और ये इसका एक्टिव साइट है, ये वाला, ठीक है। और आपके पास देखिए इस तरह का एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, देखो ये सबस्ट्रेट है मान लो। आपने दोनों को साथ रखा हुआ, देखिए एंजाइम और सबस्ट्रेट को आपने एक साथ रखा हुआ है। अब अगले रिएक्शन में क्या हुआ, देखिए दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, देखो ये जो सबस्ट्रेट है ये अब देखो सबस्ट्रेट का एक पार्शियल अटैचमेंट हुआ है एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ। अब ये फॉर्मली अटैच नहीं हुआ, ये एक पार्शियल, एक वीक अटैचमेंट है सबस्ट्रेट का, किसके साथ बताओ, एक्टिव साइट के साथ। तो देखो ये पहला स्टेप था, देखो यहां पर ये दूसरा स्टेप है, इसको कहते हैं पार्शियल और वीक अटैचमेंट कहा जाता है। देखो बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। अब देखो क्या होगा, जैसे सबस्ट्रेट यहां पे अटैच होता है, ये सबस्ट्रेट एंजाइम के मॉलिक्यूल्स को अब कैटालाइज करता है, उसको उसको वो क्या करेगा, इंड्यूस करता है। देखो सबस्ट्रेट इंड्यूस करेगा एंजाइम को, इसलिए देखो ये अगले स्टेप में क्लियर होगा। देखिए यहां पर क्या हुआ, अब देखो टेम्पररी क्या हुआ, देखो एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर था वो अब टेम्पररी चेंज आ गया। इसके एक्टिव साइट में एक टेम्पररी चेंज आया है, कॉन्फॉर्मेशन में चेंज आया, देखो। और ये इसलिए हुआ ताकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पूरी तरह से यहां फिट हो गया। देखिए तो ये क्या हुआ, देखो इसे क्या कहते हैं, चेंज इन द कॉन्फॉर्मेशन
conformation of active site of an enzyme molecule so that enzyme can tightly bind substrate molecule. सबस्ट्रेट में यस, सबस्ट्रेट के अंदर चेंज नहीं आ रहा है, चेंज एंजाइम के अंदर आता है, वो पार्शियल चेंज है, ट्रांजिशनल चेंज कहते हैं इसको। मतलब ये है कि सबस्ट्रेट इंड्यूस करता है किसको बताओ, एंजाइम को। एंजाइम सबस्ट्रेट को इंड्यूस नहीं कर रहा है, सबस्ट्रेट एंजाइम को इंड्यूस कर रहा है। बिल्कुल चेंज होता है, यस वही तो बता रहा हूं, इसी को कहते हैं इंड्यूस फिट। अभी रुक जाओ, अभी पूरा समझो क्या होता है। देखो अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, देखो इसके बाद के स्टेप में देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। ये देखो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखिए ये सेकंड ये थर्ड स्टेप हो गया। देखो फोर्थ स्टेप देखो क्या हो रहा है। देखो अब क्या किया एंजाइम ने, सबस्ट्रेट के जो उसके केमिकल बॉन्ड्स थे उसको चेंज, उसको वीक कर देता है एक्चुअली। और वो अब वो जो यहाँ पे सबस्ट्रेट था वो अब यहाँ देखो ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये फोर्थ स्टेप है। देखिए आपके पास, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये फोर्थ स्टेप है। देखो आपके पास, सबके पास एनसीईआरटी किताब है, ऑल डू हैव एनसीईआरटी बुक। आप एनसीईआरटी का जहां पे बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, जहां एंजाइम लिखा हुआ है, उस एंजाइम के चैप्टर को खोलिए पहले आप, और वहां देखो उसके दूसरे पेज पे जहां एंजाइम लिखा हुआ 5 पॉइंट लिखे गए, 4 या 5 पॉइंट लिखा गया, देखो वहां पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि हाउ एंजाइम वर्क। उसमें 5 पॉइंट लिखे, 4 या 5 पॉइंट लिखा मिलेगा आपको वहां पर। देखिए उसमें एक पॉइंट, अब देखो सारा पॉइंट वही लिखा हुआ है। आप देखिए जो लाइन लिखा गया है वहां पर, वही मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है। जो वहां पर लैंग्वेज में लिखा गया है उसी चीज को मैंने डायग्राम में बताया। देखो यहाँ पर समझ में आ रहा बच्चों को? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे इसमें, यहाँ लिखा हुआ देखो कि एंजाइम ने क्या किया। देखिए यहाँ पर एंजाइम देखो लाइन लिखो क्या लिखा हुआ है वहां पर। देखो भाई साहब 157 बताया तो, 157 पेज नंबर। एंजाइम चेंजेस और लिखा हुआ देखो वहां पर, weaken the chemical bond of substrate and converted them into product। हाँ जी बच्चों, देखो वहां लिखा हुआ है ना कि एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम चेंजेस और वीकन द केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट एंड कन्वर्टेड देम इनटू द प्रोडक्ट। तो जो ये सबस्ट्रेट था ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। देखो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है ना। और फाइनली क्या हुआ देखो, फिफ्थ पॉइंट क्या हुआ देखो यहाँ पर, ये देखिए अब एंजाइम वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। देखिए
ये देखिए वो जैसा पहले था वैसा ही हो गया। देखो वो जिस तरह का पहले मॉलिक्यूल था, देखिए फिर से देखो वैसा ही हो गया ये, और यहां से प्रोडक्ट अलग हो गया। देखो ये वही एंजाइम मॉलिक्यूल है जो यहां से स्टार्ट हुआ था। देखिए तो नंबर 1 का और नंबर 5 का मॉलिक्यूल एक जैसा है। मतलब देखो जिस तरह से एंजाइम का फंक्शन स्टार्ट हुआ था, एंजाइम रिएक्शन के बाद वैसा ही हो गया। एंड एंजाइम रन्स थ्रू कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। यस, ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो देखो ये एंजाइम जैसा था, ये एंजाइम भी ऐसा ही हो गया। तो ट्रांजिशन फेज में एंजाइम का कॉन्फॉर्मेशन चेंज होता है थोड़े समय के लिए, लेकिन फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप का रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप का एंजाइम बिल्कुल एक जैसा होता है। दिस एंजाइम इज रेडी टू स्टार्ट another catalytic reaction, and this is called induced fit theory कहते हैं। देखो इसको समझ में आ गया सबको? तो ये फिफ्थ स्टेप में क्या हो गया? प्रोडक्ट is released from the active site and enzyme is ready to start for next catalytic action कहते हैं। देखो इसको product is released from the active site and enzyme is ready to start for next catalytic action. ठीक है बच्चों, और इसे कहते हैं इंड्यूस फिट थ्योरी। अब समझ में आ गया इंड्यूस का मतलब क्या होता है? इंड्यूस का मतलब क्या हुआ बताओ यहां पर? किसने किसको इंड्यूस किया? सबस्ट्रेट ने एंजाइम को इंड्यूस किया। किस लिए? ताकि एंजाइम अब क्या करेगा, देखो एंजाइम सबस्ट्रेट को पूरी तरह से फिट करेगा। तो फिट होता है कौन? सबस्ट्रेट। और चेंज की इंड्यूस भी सबस्ट्रेट ही कर रहा है। एक्चुअली सबस्ट्रेट एंजाइम को इंड्यूस करता है। यस, product is released from the active site and enzyme is ready to start for next catalytic action. तो ये है इंड्यूस फिट थ्योरी। ये एक्सेप्टेड थ्योरी है एनसीईआरटी में। जो पूरा वो लिखा गया है 5 पॉइंट, ये इसी के बारे में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि एंजाइम के स्ट्रक्चर में पार्शियल चेंज आता है ट्रांजिशन फेज में, लेकिन स्टार्ट के समय और एंड पॉइंट पे एंजाइम का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही होता है। समझ में आ गया बच्चों? तो इसको मिटा दो यहां से। अब सबने लिख लिया इसको? चलिए ठीक है। और देखो एक दूसरा थ्योरी भी देखो यहां पे, इसको बी कहते हैं। बी, इसे कहते हैं लॉक एंड की थ्योरी कहते हैं। इसे लॉक एंड की थ्योरी कहते हैं। ये एक दूसरा थ्योरी है। देखो ज्यादा एक्सेप्टेड तो वही है जो मैंने पहले बता दिया आपको। ये दूसरा थ्योरी है। देखो
इसको लॉक एंड की थ्योरी कहते हैं। इट वाज प्रपोज्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम इमाइल फीसर। ये क्या कहता है, देखो ये क्या कहता है कि जो एंजाइम होता है उसके पास प्री फॉर्म्ड रिजिड एक्टिव साइट होता है। प्री फॉर्म्ड रिजिड एक्टिव साइट कहते हैं, देखो इसको, ठीक है। और अगर मान लो आपके पास दो तरह का सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, एक सबस्ट्रेट इस तरह का है और एक सबस्ट्रेट इस तरह का है, देखो, तो पता है कि ये इसमें फिट हो सकता है, ये इसमें फिट नहीं हो सकता, ये साइट इसका शेप ऐसा नहीं होता। तो क्या होगा, देखो, अगर सबस्ट्रेट 1 और ये सबस्ट्रेट 2 है और ये आपका एंजाइम है, तो एंजाइम के साथ जो ये वाला सबस्ट्रेट है, देखो, जो ये वाला सबस्ट्रेट है, देखो ये फर्स्ट सबस्ट्रेट जो देख रहे हैं आप यहां पर, ये वाला, ये इसमें अटैच होगा, तो देखो बाद में क्या बनेगा, ई भी बनेगा और प्रोडक्ट भी बनेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ना। और अगर मान लो ई के साथ ये वाला सबस्ट्रेट आ गया, देखो सेकंड वाला सबस्ट्रेट आ गया, देखो यहाँ पर, ये तो फर्स्ट सबस्ट्रेट था, देखो, तो यहां पर देखो क्या कहते हैं, नो कैटालिटिक एक्शन कहा जाता है इसको। रिएक्शन होगा ही नहीं। समझ में आ गया बच्चों? मतलब ये है कि पहला रिएक्शन तो कंप्लीट होगा और प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहां पर, पी का मतलब यहां क्या बताओ, प्रोडक्ट है। मतलब ये कहता है कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है, ये पहले से इसका स्ट्रक्चर ये रिजिड होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। अगर सबस्ट्रेट उसमें फिट हो गया, कंप्लीटली फिट हो गया, तभी एंजाइम उस पर एक्ट करेगा। अगर वो फिट नहीं होगा तो एंजाइम उस पर एक्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो देखो क्या कहते हैं, ये क्या कहता है कि एक्टिव साइट एंड, क्या कहते हैं, शेप ऑफ एक्टिव साइट एंड शेप ऑफ सबस्ट्रेट must be complementary to each other। और इसी को कहते हैं लॉक एंड की थ्योरी। समझ में आ गया बच्चों? जैसे ताला चाबी होता है ना, कि जब तक जो चाबी का खांच होता है वो ताले में फिट नहीं होगा, ताला नहीं खुलेगा। इसी तरह से जब तक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम के एक्टिव साइट में पूरी तरह से फिट नहीं होगा, वो एंजाइम उस पर वर्क नहीं करेगा। तो देखो ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट अगर ये वाला है, देखो, तो फिट नहीं हो रहा है, तो रिएक्शन भी नहीं होगा, देखो, नो केमिकल रिएक्शन। इसी को कहते हैं लॉक एंड की थ्योरी, जो ज्यादा यूज में नहीं है। पहला जो थ्योरी मैंने बताया आपको, जो एनसीईआरटी में लिखा भी गया है, एनसीईआरटी का, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, वही तो मैंने पहले कहा, सही गलत वाली बात नहीं है, मोर एक्सेप्टेड थ्योरी कहते हैं। देखो जो फर्स्ट थ्योरी है वो ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, नहीं है। लॉक इन की थ्योरी एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। एनसीईआरटी में इवन कहीं पे इंड्यूस फिट भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो 4 पॉइंट लिखता है आपके एनसीईआरटी में, वो एक्सप्लेन करता है इंड्यूस फिट थ्योरी को। समझ में आ गया? जो आपका 4 पॉइंट आपने पहले देखा है, वो पॉइंट एक्सप्लेन करता है किसको बताओ, इंड्यूस फिट थ्योरी को। ये थ्योरी पहले दिया गया था, इमाइल फिशर का थ्योरी,
बट इसके रेस्पेक्ट में पहला थ्योरी ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर आपका समय भी अब समाप्त हो रहा है मेरे ख्याल से, तो अब हम पढ़ेंगे इसको। कल भी मेरी क्लास होगी, ठीक है ना? तो कल इसको खत्म करते हैं फिर। चलिए मिलते हैं कल, टेक केयर। बेटा बायोमोलिकुल्स के बाद या तो हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम या स्टार्ट करेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन। आप जैसा आप डिसाइड करेंगे मैं वो स्टार्ट करूंगा।